is the response of the system in terms of the time. हमें चाहिए, for example, we need this as a function of time. For example, कोई भी system है, उसका output change हो रहा है, so we need the output as a function of time, because then we know that how the output is varying with respect to time and with respect to input. ठीक है, सो हम जो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, उसका मकसद ये है कि चले आपके पास अगर सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो फिर आप उसको सॉल्व करके कोई भी आउटपुट जो है वो उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे मॉडल करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे. सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन ऑफ द मेथड टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय कन्वर्टिंग फर्स्ट the system of differential equations into an algebraic form, and then we by doing algebraic simplification or manipulation हम कर लेते हैं, and then we take the inverse Laplace transform to find the equation of the system as a function of time. ठीक है, तो इसी तरह हमने किया था ना क्लास के दौरान, हमने यही सीखा था कि हम ये कैसे ये सिस्टम जो है वो वाया लेप्लास ट्रांसफॉर्म और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की कैसे फाइनल इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे. ये देखें कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपको देता है सॉल्यूशन, तो जब आप इनवर्स लेते हैं तो उसको एज अ स्टेप इनपुट फंक्शन आपको देता है. ठीक है, यू ऑफ टी क्या है, स्टेप फंक्शन है इसका. ठीक है, तो स्टेप इनपुट का मतलब ये है कि फॉर एनी टाइम ग्रेटर देन 0 इट विल बी 1. अगर किसी ने मॉडल किया हो जो मैंने आप लोगों को कोड्स भेजे थे, तो वो आप किसी ने मॉडल किए हैं, वो जो मैटलैब कोड्स मैंने आपको भेजे थे? एनीवन? उसको ट्राई जरूर करना है. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वी विल मूव विद मैटलैब. उसमें अगर आपको कोई इशू हो किसी को तो जस्ट कम्युनिकेट विद मी. बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम. इसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम किया है इस सिस्टम का. ये देखें, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक एग्जांपल है उसका फाइनल लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमेशा आपको स्टेप इनपुट देगा. मैं इसको मॉडल करता हूँ इसी सिस्टम के रिस्पॉन्स को. तो आप एडिटर में जाएं और आप इसको रन करें. ठीक है, तो देखें आपको सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स मिलता है. स्टेप रिस्पॉन्स is because of the step input. अब देखते हैं कि इनिशियली सिस्टम एक खास मोड के साथ ट्रांजिएंट रिस्पांस है और फिर उसके बाद वो रिस्पांस जो है वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है, बिकॉज द इनपुट इज आपको पता है कि स्टेप इनपुट जो है वो फ्रॉम टाइम ग्रेटर देन 0 वो 1 हो जाता है, या ये 1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एम्पलीट्यूड इसका हो सकता है. ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बाद उस सिस्टम को कैसे इसको मॉडल करते हैं. ठीक है, हमने देखा कि हम ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कैसे करेंगे वाया डिफरेंट एग्जांपल्स. मैंने आपको बताया कि आप सारे एग्जांपल्स जो हैं वो सारे खुद ट्राई करें. ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि तकरीबन हर एग्जाम्पल जो इस बुक में है, जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाले एग्जाम्पल्स है अप टू पेज 47 ऑफ दिस बुक, उसमें तकरीबन हर सॉल्यूशन जो हम व्हेन वी फाइंड द सॉल्यूशन तो वो कुछ इस तरह का होता है. लेट्स से 1/32 प्लस e to the power -2 ठीक है. ये बताएं कि इसका मतलब क्या है जब हम ये इस तरह इक्वेशन लिखते हैं. मतलब, डू यू नो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल e raised to power -2t? Anyone can respond on this? कि e raised to the power something का क्या मतलब है, या -2t का क्या मतलब है? Anyone? जी, कि इस सॉल्यूशन के इस पोर्शन का क्या मतलब है?
जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर सॉल्यूशन। हाँ एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, गुड। आगे विद रिस्पेक्ट टू जब टाइम बढ़ रहा है तो इसके साथ क्या हो रहा है? सर ये नेगेटिव साइन है तो आई थिंक डेक्रीमेंट होना चाहिए। जी कम होता जा रहा है। exactly, it is called a decaying function. It's e raised to power minus something. So with time जो है this is decaying, and अगर मैं आपको कहूं कि let's say at t is equal to infinity या approaching infinity, ये क्या होगा ये solution? 1/32 हो गया। Exactly, ठीक है, ये हो जाएगा, it will be almost zero, और जो है आपका solution यही रह जाएगा। तो यही हम देख सकते हैं इसमें, आप जब मॉडल करते हैं ना तो हमने यही देखा ना यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रांजिएंट पोर्शन है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, देखें अप टू 0.5 तक, और फिर वो इसके बाद आपका सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जो भी उसकी वैल्यू है, लेट्स से 1/32, 1/2, व्हाटएवर। समझ आ रही है इसकी? ये अगर यही इक्वेशन आप मॉडल करेंगे तो देखें इसका ट्रांजिएंट पोर्शन है जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पोर्शन है, बट इट डिकेज आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो मकसद आपका ये है कि आप तो मकसद आपका ये है कि आपका फंक्शन एज एक्स ऑफ टी आपके पास मॉडल हो जाए। और हमने प्रीवियस क्लास में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि बहुत रियल लाइफ बहुत सारे फिनोमिना अगर वो लीनियर हो तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल पोर्शन उसका जरूर आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने कैन एनी किसका माइक ऑन है, कैन ही प्लीज टर्न ऑफ द माइक? वो लीव कर दो, ठीक है। जिस तरह हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि कोरोना स्प्रेड वाज मॉडल एज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उन्होंने कहा था कि इट्स स्प्रेडिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। सो इट विल बी मतलब इट विल बी सम फंक्शन ऑफ e raised to power minus something, सॉरी नॉट माइनस प्लस, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये साइन ये साइन अगर ये प्लस हो तो इसका क्या, व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या मतलब होगा? 1/2 प्लस e raised to के साथ power, बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है द फंक्शन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है एक, इसका मतलब ये है कि विद टाइम ये अनस्टेबल हो जाएगा। ट्राई करें इसको मैटलैब में, इसको ट्राई करते हैं। लेट्स से ये जो पावर है एक्सपोनेंशियल टर्म्स के पावर है, इसको मैं नेगेटिव के बजाय प्लस कर लेता हूं। आपको नजर आ रहा है ये मैटलैब की फाइल नजर आ रही है आपको? जी आपको नजर आ रही है मैटलैब की फाइल? यस सर। ओके ओके, सो मैंने सारे साइन माइनस के बजाय प्लस कर लिए। अब देखते हैं, और इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड जा रहा है 8 × 10⁻15, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल जा रहा है अगर ये प्लस हो, ठीक है। तो अगर नेगेटिव e raised to power माइनस का मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हम अक्सर चेक करते हैं स्टेबिलिटी में, कंट्रोल सिस्टम्स की स्टेबिलिटी में ये जरूर है कि अगर आपके पास पॉजिटिव टर्म है कोई भी, तो इसका मतलब ये है कि ये रिस्पॉन्स जो है वो अनस्टेबल होगा सिस्टम का, ठीक है। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में पहले लेक्चर में हमने कहा था कि जो आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो किसके बराबर होता है, कि सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो बराबर है किसके, नेचुरल रिस्पॉन्स के प्लस फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर कहीं पर इक्वेशन में e raised to power
और हमने कहा था कि स्टेबल सिस्टम वो होगा जिसमें नेचुरल रिस्पांस विद द पैसेज ऑफ टाइम जीरो हो जाए, सिर्फ आपका फोर्स रिस्पांस रह जाए। फोर्स रिस्पांस सिर्फ हम इसलिए रखना चाहते हैं कि कंट्रोल सिस्टम, ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऐसे होगा जिसको हम जो कमांड जितने हद तक दे वो उतना ही काम करे, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि सिस्टम का अपना जो नेचुरल रिस्पांस है, इट शुड डिके एंड इट शुड एग्जैक्टली ओबे माय इनपुट, ठीक है। तो जितना मैं इसको इनपुट देता हूं उतना ही। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टेपर मोटर या किसी स्टेपर मोटर की एग्जांपल लें, स्टेप्स में वो मोशन करता है, आप उसको बताते हैं कि 30 डिग्री तक एंगल पर रोटेट हो जाओ, ठीक है। सो दैट्स योर इनपुट, बट अल्टीमेटली द नेचुरल रिस्पांस शुड डिके एंड इट शुड फॉलो आवर कमांड ओनली, ठीक है। हमने कहा था कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो इससे पता चलती है। ये हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे पोल्स और जीरोस ऑफ द सिस्टम से, पोल्स और जीरोस के थ्रू हम डिटरमिन करते हैं कि सिस्टम का रिस्पांस जो है वो कैसा होगा। थोड़ा सा हमने ट्रांसफर फंक्शन का कहा था, ठीक है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसलिए लेते हैं कि आगे से हमें इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आप मैटलैब में ट्राई करें। नेक्स्ट वीक में मुझे ये तमाम एग्जांपल्स के मैटलैब कोड्स मुझे जमा करवाएं along with the derivations, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स में उसकी डिराइवेशन का मतलब ये है कि आप मैन्युअली उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टूल साथ में इन पैरेलल सीखना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा आपको मैन्युअली मालूम हो कि ये काम होता कैसे है, मतलब आपको मालूम हो तो तब आप सोल्यूशन को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको मैटलैब का टूल इसलिए आपको जरूरी आना चाहिए कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जिसका आप मैन्युअली उसका सोल्यूशन निकालना बहुत बड़ा मुश्किल हो, तो मैटलैब अगर आप लोगों में से किसी ने भी ट्राई किया हो तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसी तरह है ना, बजाय इसके कि आप मैन्युअली लगे रहें और आप सॉल्यूशंस निकालते रहें, आप मैटलैब के थ्रू इन फ्यू सेकंड्स यू कैन डिटरमिन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। But I guess nobody tried it in the class because I'm not hearing anyone on MATLAB. Excuse me, sir. सर जी, मैटलैब से डाउनलोड नहीं हो रहा था सर हमारे पास, Yes, sir. उसका इशू आ वो रहा जो है। आपने लिंक शेयर किया था वो सर उसमें वो दूसरा सर नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड हो रहा है उसमें। सॉरी दोबारा बताएं। सर वो जो आपने लिंक शेयर किया था उससे नहीं हो रहा डाउनलोड। अच्छा MATLAB अच्छा 2018 सर जो आपके पास है अभी जो आपने शो किया था हमें। सर मैं डाउनलोड हाँ। करता हूँ तो मेरे पास वेंड्रार की फाइल आ रही है, लेकिन सर वो 20 GB की है, वो सर डाउनलोड ही नहीं हो रही। अच्छा, एनीवन एल्स जिसने कामयाबी से उसको डाउनलोड किया हो? तो वो मैंने 2017 में की है। जी मुइज, क्योंकि मुइज ने मेरे ख्याल में ये शेयर की थी लिंक। मेरे पास तो जो है मेरा अपना वर्जन है, परचेज वर्जन है जी। सर वो मैंने डाउनलोड की थी सर, फिर इंस्टॉल भी कर ली है। So the same link is working? यस सर, वो लिंक भी वर्क कर रहा था और सर फिर मैंने 2017 में डाउनलोड किया मैटलैब। अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिनको मसला है वो काइंडली कैन दे कांटेक्ट मुइज कैन दे कांटेक्ट यू? यस सर, कांटेक्ट करने सर जिसको इशू है मैं सॉल्व करा दूं। ठीक है। So please contact Muiz. Try your hands on MATLAB. It's an easy software. It's not very complicated. और ये जो हम सारे काम कर रहे हैं via MATLAB, ये बहुत बड़ी आसानी से होते हैं. But it's a must task. You must submit me the MATLAB codes of running these different files. It's very easy. ये जो 3 codes मैंने आपको भेजे हैं, ये बड़े आसान हैं। आप मतलब पहला कोड जो ये है कि आपके पास कोई सिस्टम है, उसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा कोड जो है वो आप इनवर्स लैप्लास आप किस तरह, कोई एस डोमेन में आपके पास सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसका आप इनवर्स लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे। वही इनवर्स लैप्लास एफ क्या यहाँ से उठाए, ठीक है। और आप फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है, मैं कोड रन कर रहा हूं ताकि एफ आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप यानी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास आ गया है, ठीक है। और इसी को आप फिर आगे जाकर यही इक्वेशन जो है exp माइनस 80 माइनस ये यहाँ पर लिखें प्लॉटिंग फंक्शन में, तो आपको उसका प्लॉट भी नजर आ जाएगा कि सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है
स्टेप इनपुट को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यही सिस्टम लिखना तो बहुत आसान है। इसमें आप देखें, मैं यही सिस्टम इसमें लिखता हूँ। ये EXP क्या है, -80 है, आप लोगों को नजर आ रहा है, यस सर। -2, ठीक है। ये फंक्शन का रिस्पॉन्स आ गया। फंक्शन का रिस्पॉन्स में आप क्या देखते हैं कि सिस्टम स्टेबल रहता है, ठीक है। स्टेबल एज अ फंक्शन ऑफ स्टेप इनपुट, ये सिस्टम जो है एक खास पॉइंट पर आकर स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, ठीक है, बिकॉज इनपुट आपका क्या है यहाँ पर। हम जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम चाहते हैं कि सिस्टम उसको फॉलो करता रहे, तो आपका इनपुट जो है वो स्टेप इनपुट है ना, आपका इनपुट ऐसे रहता है, ठीक है। बट लेकिन सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो डिले करके उसका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए। अगर इस तरह का सिस्टम हो तो आपका सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है और ये उसका ट्रांजिएंट पोर्शन ऑफ द रिस्पॉन्स है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये अच्छा, ये बताएं, ये रिस्पॉन्स किस टर्म्स की वजह से, किन टर्म्स की वजह से है ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स? एनीवन? वो ई की पावर। वेरी गुड, ठीक है, e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर माइनस टर्म्स की वजह से है, और ये डिके हो रहे हैं विद टाइम, ठीक है। तो इन द एंड आपका ये जो रिस्पॉन्स है वो स्टेबल हो जाता है, बिकॉज द नेगेटिव टर्म्स डिकेज टू 0। तो आप जब भी देखें कोई इस तरह का सिस्टम जिसमें पॉजिटिव टर्म्स हो, तो आप समझ जाएं कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। मैं भी सिस्टम अनस्टेबल है, मैं भी कोई मॉडलिंग में कुछ गलती हो गई है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जितनी भी आपने एग्जांपल्स में आप लोगों ने सोल्यूशन देखी हैं, इन द एंड जो भी सोल्यूशन आता है, तो वो सब कुछ इस तरह के तकरीबन तमाम सॉल्यूशंस 1 प्लस, जिस तरह मैंने कहा ना कि e टू द पावर -2t, कुछ इस तरह की सारी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। जनरली जो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं इन द एंड वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सम कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t, कुछ इस तरह है, ठीक है, प्लस कुछ और k2, डिपेंड करता है कि सिस्टम के अंदर टर्म्स कितने हैं। तो आपका सोल्यूशन भी इसी तरह का होता है। फॉर एग्जांपल ये λ1 है, तो ये λ2। तो ये एक जनरल सोल्यूशन आपको किसी भी लीनियर सिस्टम का इस तरह मिलता है। आपके साथ में उसका एक मैथमेटिक्स का एक कोर्स बड़ा अच्छा, उसका यूट्यूब लिंक शेयर करूंगा, स्टीव ब्रेंटन का है, मैं खुद उसको फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा कोर्स है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए डिजाइंड है, और थोड़ा आपको एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, और जो आप लोगों ने पिछला मैथमेटिक्स पढ़ा है पिछले क्लासेस में, वो थोड़ा आपका उससे रिफ्रेश हो जाएगा। बट मैंने खुद वो कोर्स लिया है, मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो I will share with you the link of that course, so you must follow that course. बड़ा अच्छा और आसान कोर्स है। ओके अच्छा, तो इससे पहले हम डिस्कस करते रहे कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। हम जो एग्जांपल्स थी हमारे बुक में अप टू पेज 47, जो एग्जांपल्स हम देखी, उसमें हमें जनरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, और फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया था यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये सवाल तो पहले ये भी है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह सिस्टम का पहले मालूम करें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी सिस्टम का मालूम करना, इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम है, जिसमें हम वी राइट द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेटर ऑन वो फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आता है, ठीक है। इसके लिए हमें इसी चैप्टर के अंदर आगे जाकर मुख्तलिफ सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। हम एक सिंपल से इलेक्ट्रिकल सर्किट से शुरू होंगे, और फिर हम आगे मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर जाएंगे, और सादा से मैकेनिकल सिस्टम्स हम मॉडल करेंगे। फिर हम कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स मॉडल करेंगे,
थर्मल सिस्टम एक एग्जांपल हम उस पर करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे हाउ टू डिटरमिन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू तो हमें सोल्यूशन, कैसे हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का काम है, वो हमने फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर में देख लिया, और नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो we will start with a very simple electric circuits, और इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप एनालाइज करते हैं तो आप कौन से मेन लॉज, दो लॉज के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं या उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं? एनीवन? रेजिस्टेंस होगा दूसरा। जी जी, ठीक ठीक। आपको पता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है? यस सर। वोल्टेज लॉ क्या कहता है? एनीवन? सम ऑफ जो इनपुट वोल्टेज होगा वो जो है आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। सर इनपुट करंट जो है आउटपुट करंट के बराबर होगा सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। अगर इनपुट हमें जो इसको, वोल्टेज है वो आउटपुट के बराबर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। इसका मतलब ये है कि अप्लाइड वोल्टेज जो है ये वाला, ये सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस दैट सर्किट, अक्रॉस दैट क्लोज लूप, उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, अगर ये Vs आपका इनपुट वोल्टेज है तो आपका इनपुट वोल्टेज कहां कहां पर डेसिपेट हो रहा है? रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो रहा है, इंडक्टर में जा रहा है, कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसका Vin in a loop is equal to sum of all the voltages, या V input is equal to sum of all the voltage drops कह लें, ठीक है। So sum of all the voltage drops in a loop कह लें या in a circuit कह लें, ठीक है। तो यही हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल Vs is equal to VR plus VL plus VC, ये एप्लीकेशन है उसकी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। और इसी तरह किरचॉफ्स करंट लॉ भी, कि यहाँ से जो करंट, इनपुट करंट जो मिला वो बाकी सर्किट में, सम ऑफ द सर्किट्स में डिसिपेट हुआ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम किसी भी सिस्टम को इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम हर एक कंपोनेंट जो है वो कैसे हम मॉडल करेंगे। ये याद रहे कि तकरीबन हर सर्किट में, अगर आप किसी मोटर की सर्किट लें तो तकरीबन हर सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, या कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो हम ये थ्री कंपोनेंट्स के थ्रू हम सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। ये टेबल इंटरेस्टिंग टेबल है, टेबल 2.3। इट गिव्स अस द रिलेशनशिप of how the voltage drops across these different components of an electric circuit, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपेसिटर को आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो इट विल बी इक्वल टू द रेशियो 1 by or the inverse of the capacitance into the current into the current added over the function of time, ठीक है। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू C into rate of change of the voltage, ठीक है। या इसी तरह वोल्टेज और चार्ज का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो the applied voltage is equal to the charge stored divided by the capacitance of the capacitor, ठीक है। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि ये कहां से आता है? दिस वन, इसी लाइन में किसी एक के लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से आता है इक्वेशन। जी, एनीवन? वोल्टेज करंट का सर।
हाँ देखिए, इसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? मेरे ख्याल में लिखना वन नोट में हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके पास है आई सी डीवी डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अगर इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, इसका अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये आई जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन जब हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं यूजुअली हम इसको फंक्शन ऑफ, अच्छा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर है? इसके बराबर है ना एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ जीरो, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल ट्राई किए होते तो ये आपको याद होता, ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं के इनिशियल कंडीशंस जो है वो ये है कि इनिशियली एट टाइम जीरो जब हमने ये एनालिसिस स्टार्ट की तो वोल्टेज जीरो था, ठीक है। तो आई ऑफ एस जो है वो सी एस वी ऑफ एस के बराबर है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, अच्छा थोड़ा सा हम ये कॉजैलिटी में देख सकते हैं। ये बताएं कि इस सिस्टम में इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। चलें इस सिंपल सी इक्वेशन में मुझे बताएं। जी, एनीवन? इसमें कांस्टेंट कौन से हैं? थ्री टर्म्स है ना, एस तो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, उसको तो छोड़ दें। सी वी ऑफ एस आई ऑफ एस, इसमें इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? जल्दी बताएं। एनीवन? सर वी इनपुट है, सी Very good. कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और आई आउटपुट है। एग्जैक्टली मैं यही आपसे सुनना चाहता था, क्योंकि जब देखें कॉजैलिटी याद रखें, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपके पास करंट आता है, ठीक है। सो करंट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ऑल ऑफ अस एग्री ऑन दिस? यस सर। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है। सो इट्स आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय वी ऑफ एस विच इज इक्वल टू क्या? सी ऑफ एस, ठीक है। तो किसी भी आप कैपेसिटेंस को आप इस तरह से वाया लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से आप मॉडल कर सकते हैं। चलें वापस जाते हैं। अच्छा ठीक है ना, ये देखें, ये इसका अच्छा ये इम्पिडेंस आ गया, ठीक है इसका। और ये जो है ये इक्वेशन कहां से आया होगा? एनीवन? जस्ट मैं आपको सिर्फ ये आप बाकी खुद कर लेंगे, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू टू हाउ टू रीड दीज टेबल्स in a way that you understand that how were these different equations obtained. देखें ये तो बहुत आसान है ना, इसको इन्वर्स करें। ये क्या है? V ऑफ S ओवर I ऑफ S है ना। इम्पिडेंस को देखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम यही इक्वेशन ऐसे लिखें, इसको इन्वर्ट करें, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो जस्ट दे हैव इन्वर्टेड इट। वैसे आप ये इससे भी फाइंड कर सकते हैं व्हेन यू डिटरमिन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल, तो इससे भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो जस्ट कहने का मकसद ये है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू रीड थ्रू दीज टेबल्स, ठीक है। इसी तरह आप
रजिस्टर की तरफ जाएं तो रजिस्टर की रिलेशनशिप्स तो आपको सारे मालूम है ना, ये तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू ओहम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस इनटू करंट, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। करंट और वोल्टेज, ऊपर देखें टेबल को, वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशनशिप है, करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है, वोल्टेज और चार्ज का क्या रिलेशनशिप है, ये देखें। करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है ना, ऐसी ही है, यस सर एग्जैक्टली। ठीक है। और फिर आप उसका एम्पीडेंस इस तरह निकाल सकते हैं। ये कहां से आया, जी एनीवन? एनीवन? बहुत आसान है ये। वोल्टेज और करंट का सर, सॉरी, सर ये तो वोल्टेज और वोल्टेज करंट चार्ज। सर इसका लिखा था उसमें। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी सिंपल रेशियो ऑफ वोल्टेज और करंट, और हम ये इस तरह से मालूम कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू जस्ट टेक द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। वो हम क्यों लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, बड़ा बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है, आई डोंट नो इफ आई शुड राइट इट और नॉट, बट ठीक है। और ये दोनों, चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। आई अच्छा, ये बताएं, मैं दोनों के साथ तो फंक्शन ऑफ टाइम लिखता हूं करंट, और आर के साथ मैं क्यों नहीं लिखता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टी? सर Any- आर इंडिपेंडेंट है सर, इसका कोई। because r, yes exactly, it is not varying with time, it is a constant, ठीक है। हम यहां पर Laplace ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास जो सिस्टम है वो v ऑफ s इज इक्वल टू, जस्ट ये लिखने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा कन्वेंशंस का भी पता चल जाए कि हम जब लेप्लास में जाते हैं तो हम कैप्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका रेशियो है v ऑफ s डिवाइडेड बाय i ऑफ s इज इक्वल टू सिंपल r, ठीक है। इसी तरह इंडक्टर का है, ठीक है। ये आपके पास इंडक्टर है कि इंडक्टर की रिलेशनशिप क्या है करंट और वोल्टेज का, कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। ये उसका करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है। देखें ये इसी से ऑब्टेन हो सकता है ना, इसी तरह है। आप इंटीग्रल ले उसका तो आपको ये रिलेशनशिप उसका मिल जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? सो इट्स द सेम रिलेशनशिप देयर जस्ट, ठीक है। इसी तरह आपका जो वोल्टेज अप्लाइड है वो किसके बराबर है, करंट, वोल्टेज और चार्ज का रिलेशनशिप बीच में क्या है, सो एल डी स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द चार्ज है। और अगर हम ये देखें इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम देखें तो ये एल ऑफ एस है। जल्दी बताएं ये कैसे ऑब्टेन किया गया है एल ऑफ एस? ये कहां से आप मालूम कर सकते हैं? it's impedance is nothing but the ratio of the input over output, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय करंट कहां से लिया गया है? वोल्टेज करंट से। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। इससे कैसे ऑब्टेन होता है? बाय टेकिंग Laplace transform of this equation. एग्जैक्टली,
ठीक है, तो आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें और आपको दोबारा ये मिल जाता है। सर ये जो हमने इंटीग्रल लिया हुआ था वोल्टेज करंट में, इसका ये मतलब है कि ये सम ऑफ सारों को हम ऐड करेंगे? जी, इंटीग्रल का मतलब ये है कि सम ऑफ दैट क्वांटिटी ओवर टाइम। राइट सर। ये याद रखें कि थ्रू आउट, इवन अभी से अगर आप शुरू करें, ट्राई टू रिविजिट योर मैथमेटिक्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू गो बैक टू योर मैथमेटिक्स, इवन टू योर बेसिक्स। ठीक है, तो फॉर एंड द important thing from the point of view is from the point of view of learning, in my point is, ठीक है, derivation भी अच्छी है, आपको एक मैथमेटिक मैनिपुलेशन आनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन को समझें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई ट्राई टू डिस्कस विद यू व्हाट्स द मतलब, इट्स नॉट जस्ट अ प्लेन सोल्यूशन के एक्सपोनेंशियल में हमें e माइनस समथिंग मिल जाए, ठीक है, हम बैठ जाए, बट एक्चुअली इट्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट, कि उस सोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, सो इंटीग्रल का यही मतलब है कि इट्स एडेड ओवर द टाइम। सो what is it? It's voltage added over time. इसका मतलब ये है, in other words, ठीक है, let's say ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपका टाइम है, ये वोल्टेज है, तो ये इंटीग्रल क्या करता है, v डेल्टा इंटीग्रल क्या है असल में, समेशन ऑफ v डेल्टा, समेशन कर लेंगे। ठीक है ना। तो सर ये जिससे हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है ना सर, इसको तो हम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ भी कर सकते हैं ना, या विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या सम केस में विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इट्स अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर या रेजिस्टर का जो हम यही लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल उसका रेजिस्टर कांस्टेंट है, वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लेते हैं तो फिर हमें बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, हम ये इक्वेशंस ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं आते हैं। सो द रीजन दैट वी आर एबल to model it in this way is based on our assumption that that the inductance is constant, for example, otherwise आप 1 और L को आप इक्वेशन से बाहर निकाल नहीं सकते। ठीक है ना, इंटरेस्ट आप इक्वेशन को ये तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसको कांस्टेंट लेकर उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, and this is based on assumption that material properties are constant throughout the material. राइट सर। अच्छा, तो इंडक्टेंस को देखें, ये जो है ये इक्वेशन जो है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, ठीक है, इससे आता है। ठीक है, और इसी को आप इन्वर्ट करें, देखें यहां पर v ऑफ s डिवाइड बाय i ऑफ s है, तो ये इसका इन्वर्जन है। ठीक है, तो द रीजन आई एम जस्ट गोइंग इन थ्रू डिटेल्स इज कि जब मैं पढ़ाऊं तो आई विश के ऑल ऑफ यू आर विद मी ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल, और इसके बाद हम थोड़ा सा, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम L इंटू करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है इंडक्टर के लिए, di ओवर dt। ठीक है, और इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये v ऑफ s L, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इज इक्वल टू s of first order differential is equal to I of s minus initial current, and we usually हम कहते हैं कि जब there was no current in the circuit at time 0 when we started the, so इसीलिए v of s is equal to
एल एस इंटू आई ऑफ एस, और फिर आप आई एस और उसका रिलेशनशिप बीच में मालूम करते रहे। ठीक हो गया? इसीलिए I want you to have your pen and notebooks in the class so that you go through this simple derivations by yourself, ताकि आपको खुद वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा सिस्टम है, ये वाला। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक हमारे पास ये सर्किट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर हमारे पास ये सर्किट है। ठीक है, तो हम किसी भी इन कंपोनेंट्स को हम एज अ लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने यहाँ इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये कहाँ से, वेयर डिड वी ऑब्टेन देम फ्रॉम हियर? ठीक है, तो आप लोग ये रिलेशनशिप आपका रहे जहन में। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो आपके पास जो इंडक्टर और करंट का रिलेशनशिप क्या था, ये था ना, ये वाला था। ठीक है, तो इसको मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, एल एस इंटू आई ऑफ एस। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि दिस वन इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट ऑफ द ओरिजिनल सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हम ये जो मॉडलिंग है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं। ठीक है, आप सिंपल सा इस सर्किट पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। ठीक है, इस सर्किट पर आपको पता है कि ये सर्किट सारे कंपोनेंट सीरीज में है। सीरीज में करंट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हर कंपोनेंट से जो करंट, सेम यस सर से एग्जैक्टली। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, V ऑफ S इज इक्वल टू, बिकॉज V ऑफ S आपका इनपुट है, तो आपके पास वो किसके बराबर है? LS इंटू I ऑफ S प्लस R इनटू आई ओ S प्लस इंटू I ऑफ S। ठीक है, अच्छा ये मतलब दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, वैसे ये इक्वेशन आप टाइम डोमेन में कैसे लिखेंगे? टाइम डोमेन में लिख सकते हैं इसको आप, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखते हैं, V ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा, L सॉरी ठीक है ना, प्लस R
प्लस कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा? एनीवन? ठीक है, इसी का आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये इक्वेशन आता है, इसी तरह है ना? यस सर। ठीक है, जस्ट मैं आपको हाउ टू राइट इन अ लेप्लास ट्रांसफॉर्म वे, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, तो हम यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में आपको कौन सा रिलेशनशिप चाहिए? किसी भी कंट्रोल सिस्टम की रिलेशनशिप में what kind of relationship, mathematical relationship you need? Anyone? जल्दी बताएं। सर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी सर। मैं दोबारा बता रहा हूं कि कंट्रोल सिस्टम की हम एनालिसिस, किसी भी सिस्टम के एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल सिस्टम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एनालिसिस में क्या चाहिए बेसिकली? ये कोई हमारा लेट्स से कोई सिस्टम है, ये उसका और आउटपुट मालूम होना चाहिए। आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम होना चाहिए, या अगर हम ट्रूली कंट्रोल सिस्टम के उसमें लें तो हमें ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम चाहिए, जो कि बराबर है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हम जी ऑफ टी यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमें इस तरह पता होती हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में हमें ये चाहिए कि हाउ इज द आउटपुट चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, और या इनपुट और आउटपुट, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको ये एनालिसिस चाहिए। इसीलिए इस इक्वेशन में इस सर्किट के एनालिसिस में आपके पास इन द एंड इन्होंने कौन सा रिलेशनशिप ऑब्टेन किया है? ये वाला। ठीक है, सो इस सिस्टम में आपका आउटपुट क्या है? करंट है और आपका इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये उसी इक्वेशन से आपने ये रिलेशनशिप फाइंड, यू फाउंड दिस रिलेशनशिप, और आप इसी सिस्टम का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें और तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके सिस्टम के अंदर करंट है वो किसके बराबर है। ठीक है, इट विल बी सम इक्वेशन। समझ आ रही है? इसी का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म करके हमने सिस्टम को रिजॉल्व कर लिया, एंड वी विल नो कि आउटपुट हमारा क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड देन वी कैन कंट्रोल दिस सिस्टम। ठीक है, तो इसको खुद ट्राई करें, बहुत आसान सी डिराइवेशन है इसकी, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल 2.6 जो है वो पहले वाले एग्जांपल से डिफरेंट है इन द सेंस कि इसमें हम रिलेशनशिप क्या फाइंड कर रहे हैं? इसमें हम जो रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं इन द एंड वो है V of C S divided by V of T। ठीक है, हम चाहते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस हाउ मच विल बी द voltage across the capacitor given the input voltage P of T। ठीक है, तो it's very simple, it's the same relationship, but this time our output and in उस केस में पिछली वाले एग्जांपल में हमारा आउटपुट क्या था? डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, करंट था ना। हम ये वेरीफाई करना चाहते कि इनपुट वोल्टेज इतना है तो आउटपुट करंट क्या होगा।
इसमें हम चाहते हैं कि हम इनपुट वोल्टेज अगर इतना हो तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी डेवलप होगी, ठीक है। तो it's the same relationship, but now we are looking at quantities in a different way. ठीक है, इसकी थ्रू सिंपली गो थ्रू दिस, ठीक है। तो इन द एंड आपके पास आप देख सकते हैं कि VC और VS इज इक्वल टू 1 और LC। और अच्छा, आप इसको जहन में सोच सकते हैं कि इसका ये एक सिंपल सा लेकिन रियलिस्टिक सिस्टम है। तो ये आप इसका फायदा क्या है, इस पूरी इक्वेशन का फायदा क्या है, कोई बता सकता है मुझे? फॉर एग्जाम्पल इन द एंड इसमें आपके पास ये इक्वेशन आ जाता है 1 ओवर LC S प्लस R by L into S plus 1 over LC। अच्छा, ये this one is S, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख सकता हूं whatever 1 over K1, कोई भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर S स्क्वायर है प्लस कुछ कांस्टेंट है S है प्लस कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आप इनवर्स लैप्लास ले सकते हैं उसका, और इनवर्स लैप्लास से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा फिर आपको, कि आपका जो आउटपुट है वो एज अ फंक्शन ऑफ V मॉडल हो जाएगा। Yes, sir. We will move over this. ये वाला सिस्टम करते हैं, वही है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है, और इसकी एनालिसिस उसी तरह से कर सकते हैं कि आप इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप मालूम करें। ये वहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो थे, यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन था। हमने यहाँ पर मॉडलिंग की तो इक्वेशन एक ही था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक ही थे, ठीक है। लेकिन आपके पास दो सर्किट आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो दो हो जाते हैं, ठीक है। और कोई मैथमेटिकल टर्म्स में आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ मेनी इक्वेशंस आर नेसेसरी टू सॉल्व एनी सिस्टम। एनीवन? जितनी अननोन्स होंगे सर उतनी इक्वेशंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो देखें इस सिस्टम में नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो 2 है। हम आउटपुट मालूम करना चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि यहां पर अगर ये आपका इनपुट वोल्टेज हो तो आपका जो आउटपुट करंट्स हैं 2 हैं, ये कितने होंगे, ठीक है। सो दिस इज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन केस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दोनों इक्वेशंस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये पहले वाला 2.78, ये यहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, ठीक है। तो V ऑफ, लेकिन वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में हमें पता है कि हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पिछली एग्जांपल में यही सीखा है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ R, L के साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी LS, ठीक है। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म है इस सर्किट का, और R तो R ही होगा। कैपेसिटेंस में हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, 1 over CS इंटू
I of S, ठीक है। अच्छा, अब समझ आ सकती है कि ये इक्वेशन कैसे मिला हमें। You can just run through this. Kirchhoff's voltage law, V of S is equal to R into I of S plus LS I of S, ठीक है। ये माइनस क्यों आ गया है? Anyone? सर वो सेकंड उसका जो है वो आ रहा है, मतलब इस I1 ये I2 लूप जो है ये addition का। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हर एक ये जो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये करंट जो है ये अपोजिंग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही है कि हम ये अपोजिंग डायरेक्शन वाला माइनस में करते हैं, और इट्स I2, सो माइनस L ऑफ S I2, ठीक है। और इसी तरह इन द सेम वे हम इसके लिए लिखते हैं, इस सर्किट के लिए। फिर ये जो इक्वेशन है ये इस सर्किट के लिए लिखा गया है, ठीक है। बट उसमें सिर्फ ये है कि वहां पर आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो वही अगर मैं इस पर अप्लाई करूं तो V ऑफ S, अच्छा गुड, यहां पर कोई अप्लाइड, मतलब इस सर्किट को अगर हम इंडिपेंडेंट लें तो अप्लाइड वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको एज एन इंडिपेंडेंट सर्किट अगर हम, तो ये इक्वेशन यहां से डिराइव किया गया, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव द सपोज नो इनपुट, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू, ये देखें, ये है हमारा। और हम सर्किट की एनालिसिस कैसे शुरू करते हैं, इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करते हैं ना। ये जो इक्वेशन लिखते हैं हम क्लॉकवाइज, ठीक है। सो L ऑफ S इंटू I2 प्लस R2 इंटू I2, ठीक है, प्लस 1 ऑफ S इंटू I2 ऑफ S। और फिर जब हम यहां पर दोबारा पहुंचेंगे तो ये वाला करंट जो है, क्योंकि ये बिकॉज इट्स इन द अदर एंड, सो माइनस L ऑफ S I ऑफ S, ठीक है। यहां पर अगर कंफ्यूजन हो तो ये, लेकिन ये आप लोगों ने ट्राई जरूर करनी है, ठीक है। अच्छा, यही इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है वो आप इस फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा सर इंडक्टर के लिए I1 कांस्टेंट जी। सर इंडक्टर के लिए हमने दो टर्म्स लिखी है सर। इंडक्टर की सर दो टर्म्स आए हैं सर। हाँ, एनीवन, क्यों लिखी है हमने? सर वही वजह, दो लूप्स हैं हमारे पास, I1 I2 है, तो वो इस वजह से जो है वो हमने उसको इंक्लूड कर रहे हैं, है एक ही इंडक्टर। ठीक है, ये अगर हम क्योंकि जब हम इस लूप की एनालिसिस करते हैं, लेट्स से इस लूप की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे एनालिसिस करते हैं, तो ये हमारे पास, यानी हम ये यहीं से लिख सकते हैं वो, लेकिन वो सिंप्लिसिटी के लिए इस L के थ्रू दो करंट्स पास हो रहे हैं ना, एक तो I2 भी जा रहा है, लेकिन I1 करंट भी जा रहा है, तो यहां से ये करंट भी पास हो रहा है और ये, सो हम ये कह सकते हैं कि नेट करंट जो इंडक्टर में पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है? I2 सर, I1 नहीं, minus I1S I1 माइनस, I2। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बस यही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है ताकि हम इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इक्वेशन इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। ये फॉर्म क्या है, यहां पर और यहां पर I1 होना चाहिए, और यहां पर जो दो अननोन वेरिएबल्स हैं उसको, इक्वेशन को ऐसे लिखें, और फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं
क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर क्रेमर्स रूल आप अप्लाई ना भी करें, कैन यू सॉल्व फॉर दीज आर टू इक्वेशंस एंड द अननोन्स आर, कौन कौन से अननोन्स हैं? अच्छा चलें जल्दी बताएं मुझे, इस इक्वेशन में अननोन्स क्या है? इनपुट हमें मालूम है, I1 और I2। हाँ I1 और I, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का आउटपुट है, हमने इनपुट वोल्टेज दिया, हमारे दो आउटपुट्स हैं इस सिस्टम में, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट। The unknown in these are the output of my system, and in this case the output is the current I1 and the current I2, ठीक है। तो इसको हमने, इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके I1 और I2 मालूम करना है, ठीक है। Why don't you try as an assignment, इन्होंने ये क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया है, लेकिन ये हम इसी तरह सिंपली इक्वेशन मैनिपुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? I1 और I2 को as a function of some things, as a function of voltage कर सकते हैं हम। सर सिमल्टेनियसली मीन्स आप कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। मेरे कहने का मकसद ये है बड़ा सिंपल, कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 और I2 we can determine these two unknowns, ऐसे ही है ना? यस सर, Yes, सर sir. हो सकता है, बट क्या पता कॉम्प्लेक्स हो, इस वजह से शायद इसने भी नहीं किया होगा। सोल्यूशन नहीं, वो तो खैर आप सोल्यूशन मालूम करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। वो तो जब आप इनवर्स लेप्लास में जाएंगे तो फिर आपको आगे पता चल जाएगा कि सोल्यूशन इसका कैसे हो। फर्स्ट वी वांट टू जस्ट सॉल्व, सो साइमल्टेनियसली यू कैन जस्ट सॉल्व दिस, बट दे हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग Cramer's rule. Anybody knows about Cramer's rule? वो पुराना वाला मैथ्स याद करें, मैथ, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से लिखते हैं, चलें जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास लेट्स से ए, वही इक्वेशन है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। या छोड़ें इसको, C + D I2, और इसको मैं लिख लेता हूं लेट्स से E, और इसको लिख लेता हूं F। तो क्रैमर्स रूल में आपके पास I1 किसके बराबर होगा? और I2 किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा, लेट्स से I1 को हम कहें, बल्कि थोड़ा सा मुझसे ये खुद भी थोड़ा सा भूल जाता है। फर्ज करें इसको फिलहाल डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी होगा, और वो BDEF डिवाइडेड बाय ECD। नहीं, A, B हाँ, BCD और D, एग्जैक्टली ठीक बताया था आपने, ठीक है। और इसी तरह I2 किसके बराबर होगा? सर AC EF या EF AC। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। I2 बराबर होगा
AC ACEF sir. determinant divided by determinant of ABCD। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने फिर एंड इसको, आपके पास कुछ इक्वेशंस इसके आ गए हैं। इसको ट्राई करें दोनों तरीकों से, क्रैमर्स रूल से और खुद उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्रैमर्स ने हमारी जिंदगी में क्या आसानियां वो लेकर आया है। ठीक है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग एक है, इसको कोई पढ़े कि इन्होंने ये कैसे लिखा है। एनीवन? इक्वेशन 2.83 और 2.83b, यहां पर ये कोई पढ़े, someone should read it. I just want to make a point here. जी, anyone? हाँ उमर, आप पढ़ें। Okay, sir. So screen says sum of impedances around mesh 1 into I1s minus sum of impedances common to the two meshes into I2s is equals to sum of applied voltages around mesh 1. Next equation है minus sum of impedances common to the two meshes into I1s plus sum of impedances around mesh 2 into I2s is equals to sum of applied voltages around mesh 2. ठीक है, ये देखें, sum of impedances around mesh 1 into current I1 in the first loop minus sum of the impedance common to the two meshes into current I2 is equal to sum of the applied voltage. इसी तरह minus sum of the impedance common to the two meshes into current I1 plus sum of the impedance around mesh 2 into current I2 is equal to sum of the applied voltages. इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, आपके पास ये क्या है, ये R1 प्लस LS? सर इम्पिडेंस क्या सकते हैं? सम ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ लूप 1। ठीक है, आगे इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, माइनस LS, ये वाला, इट्स द इम्पिडेंस कॉमन टू द टू सर्किट्स। इसी तरह है ना, L जो है ये कॉमन है दोनों सर्किट्स में। Yes, sir. ठीक है, माइनस द इम्पिडेंस कॉमन टू mesh 1 एंड mesh 2। ठीक है, या लूप, अच्छा, और ये क्या है फिर, माइनस इम्पिडेंस कॉमन टू लूप 1 एंड 2 प्लस ये क्या है, ये एनीवन? Sum of the impedance across loop 2. Very good. Sum of all the impedances across loop 2. LS plus R plus 1 over CS into current I2। ठीक है, इसका फायदा है आगे चलकर। आई होप कि इसमें वो एग्जाम्पल हो।
वो बुक में देखते हैं, वो एक एग्जांपल है। द पॉइंट आई वांट टू मेक, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जाते हैं और टू लूप्स एनालिसिस। अच्छा, यही आपका इक्वेशन है। ये 3 लूप्स हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आप खुद करें, ये 3 लूप्स हैं। वो जो पिछले स्लाइड में हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया, ये वाला, ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं 3 लूप्स का बहुत आसानी से। देखें, वही है, क्या है, सम ऑफ एम्पिडेंसेस अराउंड मेश 1 इनटू करंट इन द, लेट्स से व्हिच वन इज द I1, this one is your first loop, ठीक है। तो सम ऑफ एम्पिडेंस अराउंड मेश 1 कौन से होंगे? सम ऑफ एम्पिडेंसेस अराउंड मेश 1, ये आपका मेश 1 है, I1 वाला। सर लेट्स से 1 1 2s 1 1 1 क्या है? रेजिस्टेंस की वो है ना, यस सर, वैल्यू वैल्यूज हैं। तो 1 ओम रेजिस्टेंस, सो 1 + 1 + 2s यस सर, impedances around mesh 1 minus sum of impedances common to mesh 1 and mesh 2। ये वाला mesh 2 है, I2 वाला। कॉमन कौन से हैं? 1 और 2 सर R 1 और 2s। 1 + 2s, वेरी गुड जी। अच्छा, माइनस सम ऑफ impedances common to mesh 1 and mesh 3। अच्छा, common to mesh 1 and mesh 3 क्या है? 1 है ना? 1 सर यस Just one. जी एनीवन, बताएं। 1 जी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हियरिंग यू। है सर। ठीक है, ओके, ठीक है। माइनस सम ऑफ द इम्पीडेंसेस कॉमन टू mesh 1 and mesh 3 which is 1 is equal to sum of the voltages around mesh 1 which is equal to Vs। ठीक है, अब दूसरे लूप में आए, क्योंकि यहां पर कितने अननोन्स हैं? सॉरी, कितने अननोन्स हैं यहां पर? इनपुट तो Vs है ना, तो आउटपुट में आपको 3 करंट्स है, I1 I2 I3, ये आपके अननोन्स है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस होंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखें, ये क्या है? ये वाला पढ़ें, माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू mesh 1 and mesh 2 into I1s प्लस सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड mesh 2 into I2s प्लस सम ऑफ इम्पीडेंस into। अच्छा, इस फॉर्मूले का मकसद क्या है? कि आप बहुत आसानी से ये लिखकर बहुत आसानी से ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो आपके पास आ गया है, ये इक्वेशन 2.4, ये वाला 49, इन्हीं 3 एक्सप्रेशन से ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल अंदाज में आप समझें, इसको कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल जो है, ये मैटलैब वाला, ये मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, ट्राई। जी बताएं सर। ये जो इक्वेशंस अभी ये लिखी हैं, ये इम्पीडेंसेस वाली, सर ये हर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सर इनका ये अरेंजमेंट इसी तरह सेम ही रहेगी सर? एग्जैक्टली। और ये मैथमेटिक्स में आप जब कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप कॉमनैलिटीज को देखें और अपना काम आसान बनाएं। इन 3 एक्सप्रेशंस का ये काम है कि इसने आपका काम बड़ा आसान बना दिया। देखिए, आप एक काम करें, इन एक्सप्रेशंस के बगैर ये इक्वेशन लिखें और इन एक्सप्रेशंस के साथ आप ये इक्वेशन लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच हैज इट मेड योर लाइफ इजियर, ठीक है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल करेंगे इसमें, मैटलैब वाला। यूज द फॉलोइंग मैटलैब एंड सिंबॉलिक मैथ टूल
box statement to help you solve for the electrical currents in the system. I1, I2, I3, V. ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब लेप्लास मैटलैब के थ्रू इसका फिर इनवर्स लेप्लास लेकर उसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उन्होंने डिटरमिन किया होगा। ओके, वापस जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और कोई 10 मिनट के बाद दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। चलो।